यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश के अंदर आपसे पूछा जाता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए स्टीफन क्रेशन की थ्योरी को। तो उसी थ्योरी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टीफन क्रे द्वारा जो है क्या अलग अलग 5 हाइपोथेसिस दिए गए थे, उनकी क्या क्या हाइपोथेसिस यानी कि उनकी जो 5 परिकल्पनाएं दी गई है एसएलए को लेकर। सबसे पहले हमें ये देखना होगा एसएलए क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, राइट। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर स्टीफन की क्या 5 हाइपोथेसिस यहाँ पर दिए हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर हम लोग कुछ क्विज भी कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो कंप्लीट एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर नाम है SLA यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना यानी कि ग्रहण करना क्या होता है और किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना क्या होता है, राइट। बेसिक 2 चीज़ें होती है। इन दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग यहाँ पर थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं एक्विजिशन और लर्निंग के अंदर। देखो, एक्विजिशन या फिर जो एक्वायर करना होता है, नेचुरली किसी भी चीज़ को यदि आप ग्रहण कर रहे हैं, लाइक आपकी जो मदर लैंग्वेज है, लाइक आपकी हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, कोई भी यदि आपकी लैंग्वेज होती है तो उससे आप नॉर्मली अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं, अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोसियों से सुनते हैं। तो उसे बोलते हैं एक्विजिशन करना। और स्कूल जाकर कोचिंग के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से यदि आपने किसी भी लैंग्वेज को सीखा है अदर देन योर मदर टंग, लाइक आपने फ्रेंच सीखी है, इंग्लिश सीखी है, स्पेनिश सीखी है, तो वो आपकी लर्निंग कहलाती है, राइट। ये बेसिक सी चीज़ें हो गई। तो एक बार से डिफरेंस देख लीजिए। जब भी आप किसी भी चीज़ को एक्वायर करते, किसी भी चीज़ को आप ग्रहण करते, तो वो कैसे किया जाता है, नेचुरली किया जाता है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। ऐसा नहीं कि उसके फॉर्मूला आप लिखेंगे, रूल्स वगैरह याद करेंगे, बिल्कुल नेचुरली उसे करना होता है। और लर्निंग की बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल होता है, मतलब आपको सीखना पड़ता है इसको जाकर, राइट। एक्विजिशन जो होता है एक पर्सनल फॉर्म माना जाता है किसी भी चीज़ को एक्वायर करने का या किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का, है ना, ग्रहण करने का। और जो लर्निंग होती है उसे टेक्निकल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। इसे टेक्निकल फॉर्म माना जाता है। यदि इक्विजिशन की बात करेंगे तो प्रायोरिटी ऑन द स्पोकन लैंग्वेज, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि आप उसमें अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएँ, आप उसमें अच्छे से बातचीत कर पाएँ। तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, प्रायोरिटी मतलब पूरा फोकस किस पर किया जाएगा कि आप अच्छे से उस लैंग्वेज के अंदर बातचीत कर पाते हो। लाइक हम लोग हमारी यदि बेसिक भाषा की बात करें तो हम लोग हिंदी में एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करते हैं, राइट, क्योंकि हम लोग अपने विचारों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपनी मदर टंग के अंदर, हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर आपको वही लैंग्वेज सीखना को मिलती है या फिर वही लैंग्वेज को आप ग्रहण करते हैं जिसमें आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट। तो प्रायोरिटी ऑन द स्पोकन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग बात करें लर्निंग की तो प्रायोरिटी ऑन द रिटन लैंग्वेज। लाइक एग्जाम आपकी इंग्लिश की हो रही है ना, तो इंग्लिश में चाहे हम लोग नहीं बोल पा रहे हो लेकिन उसके अंदर हम लोग ऐसे वगैरह अच्छे से लिख लेते हैं। उसमें कोई भी क्वेश्चन यदि आपको इंग्लिश में दिया हुआ है तो एज इट इज़ हम लोग इंग्लिश में आंसर लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर पूरा फोकस रहता है कि आप उसमें अच्छे से अपने विचारों को लिख पाएँ, राइट। रिटन लैंग्वेज के ऊपर इसके अंदर फोकस किया जाता है। एक्विजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्योंकि आप उसमें कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी तो आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें सिखाई जाती। इवन आप सारी चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं, अपने आसपास के लोगों को सुनकर, उनके बात करने के तरीके को देखकर ही आप उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है थ्योरी के ऊपर, रूल्स के ऊपर कि अच्छा ये चीज़ें हैं तो ये कहाँ से आई है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेचुरल होता है, पर्सनल होता है, स्पोकन लैंग्वेज को प्रायोरिटी फोकस किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव कोचिंग बोल सकते हैं। लाइक रूल डिस्कवरी देन बॉटम अप तक आप जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि रूल डिस्कवरी से बॉटम अप तक जाएंगे, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे या फिर ये रूल कहाँ से आया उसको जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे कि रूल कहाँ से आया, राइट। मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल सीखेंगे कि अच्छा आपने पहले प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपने उसका पूरा बेसिक समझा। बेसिक स्ट्रक्चर, बॉटम अप मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर कि अच्छा इसका जन्म यहाँ से हुआ है, वैसी वाली चीज़ें। ठीक है, तो एक्विजिशन क्या होता है, एक टाइप की इंडक्टिव कोचिंग आप क्या बोल सकते हैं, एक इंडक्टिव मेथड बोल सकते हैं सीखने की, या फिर इंडक्टिव अप्रोच आप इसे यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्टिव कोचिंग, इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव मेथड, सारी चीज़ें आप इसे यहाँ पर बोल सकते हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले एग्जाम्पल सीखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर बताया आप रूल की डिस्कवरी करते हैं, मतलब आप पहले उसका बाहर का पूरा रूप जानते हैं, एग्जाम्पल समझते हो, फिर उसके बाद आप उसका जो प्रिंसिपल वगैरह होगा, जो नियम वगैरह होगा, उसको समझते हैं।
इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर होता है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। ये रूल ड्रिवन होता है, मतलब आप सबसे पहले रूल को समझते हैं, नियम समझते हैं, प्रिंसिपल समझते हैं और उसके बाद आप एग्जाम्पल पर जाते हैं। तो लर्निंग कौन सी प्रोसेस होगी अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, तो लर्निंग एक आप टॉप डाउन प्रोसेस होती है, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। और एक्विजिशन कौन सी प्रोसेस होती है, बॉटम अप प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलते हैं, राइट। यदि आप एक्विजिशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से चलते हैं, आप पहले यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह सीखेंगे, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे रूल्स वगैरह को और उसके और एडवांस वर्जन तक जाएंगे। तो इसे बॉटम अप मतलब धीरे धीरे अपने अपने लेवल को इंक्रीज करना। लेकिन लर्निंग में क्या होता है, सबसे पहले आप हायर यानी कि एडवांस चीज़ों को सीख जाते हैं, तो इसे टॉप डाउन प्रोसेस बोला जाता है। फिर धीरे 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 जैसे कि आपने रूल सीख लिया, है ना, फिर आपने धीरे धीरे उसको और ज़्यादा बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आप बेसिक पर आए और धीरे धीरे आपने यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स करना यानी कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, टॉप डाउन प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, बॉटम अप प्रोसेस होती है। जैसे ही आपको एक्विजिशन दिखे ना, तो आपको इस तरीके का बोल सकते हैं कि इस तरीके का एरो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना, बॉटम अप प्रोसेस वाला। और लर्निंग की प्रोसेस की बात करेंगे तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, टॉप डाउन प्रोसेस होती है, और ये कौन सी प्रोसेस होती है, बॉटम अप प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे तो इम्प्रूविज्ड एक्टिविटी। यहाँ पर आप एक्टिविटी में हर दिन अपना इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। नई नई चीज़ों को हम लोग लर्न करते रहते हैं ना, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग में आपको जो सिलेबस दिया गया है, जो आज के समय में सीखने की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीखते हैं। प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर अपनी लर्निंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो प्री डिफाइंड होता है कि अच्छा लर्निंग के अंदर हमें ये चीज़ें सीखनी है, तो उसी चीज़ों की आप यहाँ पर लर्निंग करते हैं, राइट। एक्विजिशन की बात करेंगे तो एक्टिविटीज़ इन द लैंग्वेज। ठीक है, एक्टिविटी आप लैंग्वेज के अंदर ही करेंगे और एक्टिविटी अबाउट द लैंग्वेज। ठीक है, मतलब आप उस लैंग्वेज के बाहर बाहर की चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पर एक्विजिशन की यदि बात करेंगे तो आप पूरा उसको डीप में अच्छे से समझते हैं, मतलब क्योंकि आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो बेसिक सी बात है कि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटीज़ इन द लैंग्वेज होता है और ये एक्टिविटी अबाउट द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज दी गई उसी के ऊपर आप एक्टिविटी करते हैं, उसके अलावा आप कुछ नया नहीं सीखते, राइट। लेकिन एक्विजिशन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है एक्विजिशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, और यहाँ पर फोकस किया जाता है फॉर्म के अंदर। लाइक आपको टेंस अच्छे से आ जाए, वॉइस अच्छे से आ जाए, अच्छे से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, है ना, टेंस को बदल पाएँ आप लोग। तो यहाँ पर फॉर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है कम्युनिकेशन के ऊपर। और यदि हम लोग एक्विजिशन की बात करें तो प्रोड्यूसेस एन एबिलिटी, ये एक एबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। और लर्निंग की बात करेंगे तो ये आपके नॉलेज को, मतलब इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि आप नई नई चीज़ों को यहाँ पर लर्न कर रहे, सीख रहे हैं, कुछ नया रूल नियम वगैरह आप सीख रहे हैं, तो ये आपके नॉलेज को प्रोड्यूस करता है और ये आपकी योग्यता को बढ़ाता है, राइट। क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से बातचीत हो पा रही है, अच्छे से आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, राइट। तो इससे आपकी एबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया लर्निंग एंड एक्विजिशन के ऊपर। मेन जो चीज़ें हैं, आप एक्विजिशन को याद रखिए, लर्निंग जस्ट एज इट इज़ आपको याद हो जाएगा। ये नेचुरल होता है, पर्सनल होता है, स्पोकन लैंग्वेज कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस रहता है, बॉटम अप अप्रोच होती है, याद रखेंगे ये बॉटम अप अप्रोच होती है, इंडक्टिव कोचिंग होती है, इम्प्रूविज्ड एक्टिविटीज़ इसमें की जाती है। ठीक है, एक्टिविटी इन द लैंग्वेज होती है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन और प्रोड्यूसर्स एंड एबिलिटी की बात यहाँ पर करी गई है। अब एक्विजिशन में क्या क्या इशू हो सकते हैं, जब भी आप किसी भी लैंग्वेज को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखो, जब भी आप यहाँ पर किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए जाते हैं, राइट, तो L2 एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द L1, क्योंकि आपने जो चीज़ें एक्वायर करी है ना, वो बिल्कुल अपने आसपास के लोगों से देखकर सीखी है। लेकिन जब आप L2 को सीखने जाएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल माहौल, इन्वायरमेंट ही पूरा परिवर्तित मिलेगा। उसमें पहले आपको रूल्स सिखाए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे, तो थोड़ा सा माहौल पूरा चेंज हो जाता है। मतलब आपका जो अनुभव होगा, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, वो काफ़ी अलग होता है, राइट। L2 एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द L1, जो L2 का एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अलग होता है L1 से। L2 के बारे में यदि बात की जाए तो टीनेज और एडल्ट ईयर्स होता है, स्कूल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल सेटिंग रहती है। जब भी आप L2 को सीखने जाएंगे तो आपने देखा होगा कि टीनेज और एडल्ट ईयर्स में इसको सिखाया जाता है, राइट। स्कूल का माहौल भी काफ़ी अलग होता है, एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि आपको L2 सीखना है। लेकिन L1 तो आप नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखते हैं, राइट। तो ये एक डिफरेंस होता है एक्विजिशन और लर्निंग के अंदर। और हम लोग समझ सकते हैं कि एक्विजिशन को समझने में ये दिक्कतें आती है, क्योंकि L2 जब आप सीखने जाएंगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है।
लर्नर ऑलरेडी हैज़ अ प्रीवियस अवेलेबल नॉलेज, या फिर लैंग्वेज लर्नर ने ऑलरेडी मान लो अपनी मदर टंग हिंदी हो गया या फिर पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को सीख रखा है, जब वो L2 को सीखने जाएगा तो वो उसको इंटरफेरेंस मतलब एक बोल सकते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लर्नर ऑलरेडी हैज़ अ प्रीवियस बोल सकते हैं अवेलेबल लैंग्वेज, जिसकी वजह से उसे L2 को सीखने में दिक्कत होती है, इनसफिशिएंट टाइम होता है सीखने का, राइट। मोटिवेशन इश्यू हो सकते हैं, यहाँ पर उसको अभी प्रेरणा नहीं मिल रही है। फ्यू एडल्ट फिर जो होते हैं इफेक्टिवली मास्टर L2। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मास्टरी कर लेते हैं L2 के अंदर, यानी कि L1 उन्होंने सीखा हुआ है, जब वो L2 सीखने आते हैं तो वो बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ें भी फिर वापस से दिक्कत करती है ना। तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने में, ये सारे इशू क्रिएट हो सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की। वेयर डू पीपल लर्न सेकेंड लैंग्वेज, बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को कैसे लर्न कर सकता है, क्योंकि आज का जो हमारा थ्योरी है वो इसी पर बेस्ड है कि स्टीफन क्रेशन ने बताया था कि आप सेकेंड लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करें, राइट। ऐसे लेके बारे में ही बताया था, तो उसी को पूरा डिस्कस करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना होगी कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। देखो सेकेंड लैंग्वेज को आप नेचुरली सीखे तो ज़्यादा सही होगा, और साथ में आप रूल्स वगैरह या उसका पूरा नॉलेज लेने के लिए आप उसे क्लासरूम में भी सीख सकते हैं। तो लर्नर्स आर रेयरली करेक्टेड, लर्नर्स को बहुत रेयरली करेक्ट किया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश को बोलने में, मतलब अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बच्चा सीखने गया है वो इंग्लिश सीखने गया, राइट। तो अब इंग्लिश में यदि उसने कोई भी मिस्टेक कर दी बोलने के अंदर, तो बहुत कम ऐसे टाइम होगा जब टीचर उसे करेक्ट करेगा, राइट। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट होगा। यदि हम लोग क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात करें तो लर्नर्स आर करेक्टेड एट ए टाइम, बच्चे को करेक्ट किया जाता है कि नहीं तुमने इस सेंटेंस को बोलने में गलती करी है, ये सेंटेंस तुम्हारा गलत है, राइट। लैंग्वेज इज नॉट प्रेजेंटेड स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट नहीं किया जाता है कि पहले तुम बेसिक करो फिर एडवांस करो। जैसा वो सीखना चाहता है अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको सीख सकता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाती है। लाइक आप क्लासरूम का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब भी आप इंग्लिश सीखेंगे तो अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग की जाती है, फिर 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड इस तरीके से आपको सिखाए जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, बिल्कुल यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लर्नर इज़ एक्सपोज्ड टू द लैंग्वेज फॉर आवर्स, यहाँ पर लर्नर्स को मतलब एक समझने का, उसको एक्सपोज करने का टाइम दिया जाता है कि अच्छे से उन चीज़ों को वो समझे। लर्नर इज़ एक्सपोज्ड टू द टारगेट लैंग्वेज फॉर अ फ्यू आवर्स ईच वीक, यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज होती है हर एक वीक के अंदर उसको कुछ घंटे दिए जाते हैं कि आप इन घंटों में अपनी लैंग्वेज को प्रिपेयर करें, राइट। मल्टीपल बोल सकते हैं कि इंटरलॉक्टर्स मोस्टली नेटिव स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज, यहाँ पर मोस्टली जो चीज़ें होती है वो नेटिव स्पीकर्स होते हैं। नेटिव स्पीकर्स मतलब कि वो अपनी ही भाषा में, मतलब कि किसी का मेन लैंग्वेज होगा वो अपना खुद का लाइक इंग्लिश हो गया, मतलब बच्चे यहाँ पर शुरुआत से ही कैसे सीख रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो वो अपनी उनकी एक ऑन लैंग्वेज बन जाती है। हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसी भाषा में उस चीज़ को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग अभी हिंदी बोल पा रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वैसे ही कुछ बच्चे यदि नेचुरली उस चीज़ को बचपन से ही या शुरुआत से ही अच्छे से सीखना स्टार्ट करते तो वो इंग्लिश में भी हिंदी जैसे ही कम्युनिकेट यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंगल इंटरलॉक्टर होता है, लाइक एक टीचर होगा, यहाँ पर टीचर बोल रहा है और बच्चे सारे सुन रहे हैं, ठीक है। तो टीचर ही सिर्फ उस लैंग्वेज का प्रयोग करेगा और बाकी सारे बच्चे उसको सीखेंगे। नॉट नेसेसरी या नेटिव स्पीकर, जरूरी नहीं कि यहाँ पर वो नेटिव स्पीकर भी बने, ठीक है। हो सकता है कि बस उनको लर्निंग वाली बात हो, लाइक फ्रेंच का एग्जाम्पल ले लो, कुछ समय के लिए ही सीखना हो, तो वो वाली चीज़ें हैं। मॉडिफाइड इनपुट इज़ ओनली समटाइम्स अवेलेबल, मतलब कि इनपुट को यहाँ पर हम लोग समटाइम्स कुछ ही समय के लिए अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि बच्चे नॉर्मली नेचुरली सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं ना कि हर बार हम लोग इनपुट नया नया यहाँ पर डालें। तो मॉडिफाइड यानी कि कुछ नई चीज़ें जो है समटाइम्स अवेलेबल होती है, लेकिन मॉडिफाइड इनपुट इज़ द नॉर्म, मतलब कि ऑलवेज अवेलेबल होगा। तो ये आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टीफन क्रेशन की थ्योरी को। इन्होंने क्या बोला है लैंग्वेज को लेकर, देखो लैंग्वेज एक्विजिशन डजेंट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स एंड डजेंट रिक्वायर अ टीडियस ड्रिल, ठीक है। ये स्टीफन क्रेशन का स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है उसको कभी भी आप ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर सिखाइए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा सेकेंड लैंग्वेज का जो एक्विजिशन होता है, जब भी आप सेकेंड लैंग्वेज को
एक्वायर करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें आती है कि अच्छा सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब तो ग्रामर के रूल्स, सारी नई नई चीज़ें हमें सीखना पड़ेगी। तो इन्होंने स्पेसिफाई किया है इस चीज़ को कि लैंग्वेज एक्विजिशन डजेंट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स, कि हर बार ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के रूल्स का प्रयोग करें। और डजेंट रिक्वायर टीडियस ड्रिल, मतलब आपको इसे बहुत ही ज़्यादा ड्रिल यानी कि अटरेंस यानी कि उसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है स्टीफन क्रेशन के द्वारा, और इन्हीं का हम लोग यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के 5 हाइपोथेसिस को पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो है इन्होंने एक्विजिशन और लर्निंग, सबसे पहला जो इनका हाइपोथेसिस आता है, पहले आप 5 हाइपोथेसिस देख ले कौन कौन से 5 हाइपोथेसिस है, फिर स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग 5 हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका क्विज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली जो बात होती है द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, जो पहला हाइपोथेसिस होता है वो एक्विजिशन लर्निंग होता है, ठीक है। दूसरा जो हाइपोथेसिस होता है वो मॉनिटर हाइपोथेसिस होता है। तीसरा जो हाइपोथेसिस होता है वो नेचुरल ऑर्डर होता है। फोर्थ वाला इनपुट हाइपोथेसिस और फिफ्थ वाला अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी बन सकते हैं कि स्टीफन क्रेशन का जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है उसमें कौन सा हाइपोथेसिस नहीं है। इस प्रकार का क्विज भी आज हम लोग करेंगे। तो इन पांचों के अलावा यदि आपको कोई भी नाम दिखता है तो वो उस हाइपोथेसिस का हिस्सा नहीं होगा, राइट। चलो सबसे पहले हाइपोथेसिस की बात करेंगे, क्रेशन का एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। आप कब एक्वायर करते हो, कब चीज़ों को लर्न करते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर आपके उसके जैसा ही है। जब आप लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना और लैंग्वेज को लर्न करने के बीच में डिफरेंस समझते हैं, एज इट इज़ ये वही है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, मतलब आप यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल ग्रेजुअली चीज़ों को सीखते हैं, वन बाय वन करके आप चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना। तो आपकी एबिलिटी का इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। लर्निंग की यदि बात करेंगे तो अप्लाइज टू अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियसली सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। कॉन्शियसली मतलब आपको एक एक्टिव रूप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि सक्रिय रूप में पार्टिसिपेट करोगे तभी आप चीज़ों को लर्न कर पाओगे। और एक्विजिशन में आप नेचुरली, मतलब आप चलते फिरते घूमते फिरते भी आप चीज़ों को सीख रहे हो ना, तो वो आपका एक्विजिशन होगा। जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में करते हैं। हम लोग रास्ते में मार्केट में कहीं जा रहे थे, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, एक एडवर्टाइजमेंट था, उसमें इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, आपको कुछ नया लगा, आपने वहाँ से उन चीज़ों को लर्न कर लिया। तो वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें आपका एक्विजिशन होती है, राइट। चलते फिरते उठते बैठते बस में ट्रैवल करते, आसपास से आवाज़ें आ रही है, आपने कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ आपने वहाँ पर एक्वायर कर लिया, उसे आप एक्विजिशन बोलते हो। लर्निंग मतलब आपको सक्रिय रहकर, लाइक आप क्लासरूम में बैठे तो आपको एक्टिव रहकर चीज़ों को सीखना पड़ता है। इट हैपन्स नेचुरली इन अ कम्युनिकेटिव सिचुएशन, मतलब ये नेचुरली होता है, जैसे अभी हमने देखा नेचुरल, बिल्कुल एकदम से आपको सक्रिय होने की ज़रूरत नहीं है। पैसिव फॉर्म में भी आप इनको सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था हमें एक्टिव फॉर्म चाहिए होता है। आगे यदि हम लोग बात करें, इट हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन विथ द वंस हु स्पीक द लैंग्वेज नेटिवली वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन। मान लो कि आपको एक्विजिशन करना है, एक्विजिशन में आप नेटिव फॉर्म में भी सीख सकते हैं, मतलब आपके आसपास के घर वाले यदि उस फॉर्म में बातचीत करें तो उन बातों को सुनकर उनसे कम्युनिकेशन करके भी आप उस लैंग्वेज को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि एक्विजिशन में आपको कभी भी ग्रामर के रूल्स या फिर नियम या कोई स्पेशल फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा आपने सुना एज इट इज़ आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको वोकेबलरी, ग्रामर, रूल्स आर प्रेजेंटेड एंड लर्न इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को आप लोग एक फॉर्मल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। फॉर्मल इन्वायरमेंट मतलब कि एक क्लासरूम हो गया या कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो गया जहाँ पर पर्टिकुलर आपने 1 घंटे की क्लास ली है, उसमें आपको रूल्स, वोकेबलरी सारी सिखाई जाएगी। फिर धीरे धीरे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यदि बात करें फोकस ऑन द मीनिंग एंड कम्युनिकेशन नॉट ऑन द ग्रामेटिकल फॉर्म्स, मतलब आप उसका, आपने जो सेंटेंस बोला उसका मीनिंग क्या निकलेगा, आप कैसे बातचीत करोगे, उसके पीछे के ग्रामर के नियम क्या है ना, व्याकरण क्या है, उस पर फोकस नहीं करते हैं किसके अंदर, एक्विजिशन के अंदर। लेकिन लर्निंग के अंदर ये सारी चीज़ों पर फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज चाहिए ना। यदि आपको लिखना हुआ तो लिखने में तो ग्रामर के रूल्स वगैरह सब कुछ लगते हैं, है ना। तो एक्टिविटीज़ एंड मेथड्स आर डिज़ाइंड टू अलाउ दिस कॉन्शियस प्रोसेस टू अकर, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ भी इस तरीके से की जाती है कि आप बिल्कुल उस चीज़ के अंदर अपना परफेक्शन लेकर आएँ, ठीक है। तो वो आपका लर्निंग होता है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा हाइपोथेसिस हो गया, एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, मतलब कैसे चीज़ों को एक्वायर किया जाता है, कैसे चीज़ों को लर्न किया जाता है, ठीक है। दूसरा हाइपोथेसिस होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। अब मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या होगा, सबसे पहले इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझते हैं।
जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, अभी मैंने कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर किया। मान लो मेरे पास 2 लैंग्वेज है, मैं अपने घर पर हिंदी बोलती हूँ और मैंने स्कूल जाकर अपनी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को सीखा, है ना। अब वहाँ पर क्या हुआ कि घर पर मेरे थोड़ी बहुत कभी किसी ने इंग्लिश बोली हो तो मैंने कुछ शब्द ऐसे सीख लिए थे कि अच्छा कोई बाहर से वापस रिटर्न बैक हो गया, है ना। मैंने क्या सीखा कि कोई वापस से घर से बाहर गया था लेकिन वो वापस आ गया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो मैंने उनसे क्या सीखा कि हाँ रिटर्न बैक हो गया। लेकिन जब मैंने स्कूल जाकर इंग्लिश को सीखा तो मुझे पता चला ये तो सुपरफ्लोज है, मतलब रिटर्न के साथ कभी भी हम लोग बैक का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न का मतलब भी आना होता है और बैक का मतलब भी आना होता है, तो 2 बार आना आना नहीं हो सकता ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सेकेंड लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तब आपको पता चलती है कि जब आपने इस लैंग्वेज को एक्वायर किया था, जब आपने इस लैंग्वेज को नेचुरली समझा था। लाइक इंग्लिश की ही बात करें तो जब आपने इस लैंग्वेज को पहली बार सीखा था तो आपने क्या सीख लिया, गलत शब्द सीख लिए, लाइक रिटर्न बैक सीख लिया। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक आप एक तो बोलते हैं ना लेडीज, एक नॉर्मल वर्ड होता है हमारा लेडी, महिला, और बहुत सारी महिलाएं होती है तो हम लोग उसे लेडीज़ बोलते हैं, लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं, लेडीसो। इन सारे लेडीसों का एक ग्रुप है, तो वो चीज़ें क्या होगी मेरे लिए सुपरफ्लोज होगी, मैंने गलत चीज़ें सीख ली। तो अब मेरी सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि जब मैं सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने जाऊँगी तो वो मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, लाइक जो मैंने अपने नेचुरली जो चीज़ें सीखी थी अपने घर से या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, वो चीज़ें मुझे मॉनिटर करेगी कि नहीं ये वाला शब्द गलत है, तुम इस शब्द का प्रयोग मत करो, ये वाला शब्द लेडीज़ हो नहीं होता है, लेडीज़ ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, है ना। अब मॉनिटर आप खुद से सेल्फ भी कर सकते हैं, टीचर भी आपको गाइड कर सकता है, मॉनिटर वहाँ पर कर सकता है। लर्न आइटम्स बिकम अ पार्ट ऑफ मॉनिटर। देखो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने 2 चीज़ें सीखी, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना और किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना, राइट। शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं। अभी आपने जो एक्वायर किया उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि इसमें ग्रामर के रूल्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, राइट। तो जब भी आप लर्न करेंगे तो उसमें तो ग्रामर के रूल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो वो ग्रामर के रूल आपको यहाँ पर क्या करते, गाइड करते। आपने जो चीज़ें गलत सीख ली है या फिर सुपर फ्लोज उसके अंदर हो गए, कुछ एडिशनल चीज़ें आपने सीख ली है जो राइट नहीं है, तो वो उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो ये आपका मॉनिटर हाइपोथेसिस होता है। अब इसको आप थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में पढ़ें। लर्नड आइटम, जो आपने सीखे हुए जो आपकी चीज़ें हैं ना, वो आपको मॉनिटर करती है, बिकम अ पार्ट ऑफ मॉनिटर, है ना। वो आपको सही गाइडेंस देगी। दे विल बी यूज्ड इफ, आप इनको कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, दे आर सिंपल इनफ, द स्पीकर इज फोकस्ड ऑन द फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो बोलने वाला होगा वो ग्रामर के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगा। तो हमारे साथ यदि कोई भी मिस्टेक हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नहीं सीख पा रहे, तो वो वहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाएगी। देयर इज़ टाइम टू अप्लाई देम, है ना। यहाँ पर आप उन चीज़ों को अप्लाई करने में टाइम ले सकते हैं, टाइम लगेगा, समय थोड़ा सा लग सकता है इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने में, क्योंकि जब आपने एक्वायर किया था तो उन सारी चीज़ों को आपने नेचुरली सीखा था, लेकिन जब आप उनमें करेक्शन करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप सीख जाते हैं। लर्नर्स मस्ट बी एक्सपोज टू अ लैंग्वेज दैट दे कैन अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, लर्नर मस्ट बी एक्सपोज टू अ लैंग्वेज, मतलब उसे उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, उस इनपुट को सीखना पड़ेगा जिस चीज़ को वो समझ पा रहा है, ठीक है। द मॉनिटर अलर्ट्स लर्नर फॉर मिस्टेक, यहाँ पर जो मॉनिटर होगा या कोई भी एक व्यक्ति भी हो सकता है या हम लोग खुद भी हो सकते हैं, जैसे ही मिस्टेक होती है उस टाइम पे उसे अलर्ट मिले कि यहाँ पर वो गलती कर रहा है, उसे यहाँ पर इस चीज़ के करेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये मॉनिटर का रोल होगा कि कोई भी गलती होने पर उसे करेक्ट किया जाए, ठीक है, और नेचुरली उस चीज़ को सिखाया जाए, ग्रामर के स्ट्रक्चर के साथ सिखाया जाए। कोई भी मिस्टेक हो रही है उसको करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर कंसीडर करी जाती है, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। अभी हमने क्या सीखा, एक्विजिशन लर्निंग के बारे में सीखा पहले वाले के अंदर। दूसरे वाले के अंदर हमने मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर सीखा कि कैसे आप लैंग्वेज में यदि कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं आप उसको कैसे मॉनिटर करेंगे। तीसरी वाली जो चीज़ होती है वो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस होती है, आप किसी भी चीज़ को नेचुरली कैसे सीखें, क्योंकि लर्निंग करने में दिक्कत होती है कि एक ऐसा फॉर्मल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर सीखने में बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो वो अपने घर से उठकर आए हैं, यानी कि अपनी नेचुरल लैंग्वेज को ग्रहण करके, और सडन आप उनको सेकेंड लैंग्वेज को सिखाना स्टार्ट कर देंगे तो उनको सीखने में दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं द एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलोज अ नेचुरल ऑर्डर विच इज़ प्रिडिक्टेबल। एक नेचुरल ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करना होता है, इस तरीके से सिखाया जाए कि उनको ऐसी फीलिंग आए कि नहीं हम तो सामान्यतः अपने घर पर ही सीख रहे हैं, या फिर घर पर जैसे कम्युनिकेशन करते हैं वैसे ही बातचीत यहाँ पर हो रही है,
ठीक है। तो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज एज फार एज नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस इज कंसर्न, एंड ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश मॉर्फोलॉजी इज द मोस्ट स्टडीड। मतलब क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि इंग्लिश को यदि आप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को आप लर्न करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, आपको उसको नेचुरल ऑर्डर में ही एक्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल नेचुरली आपको उसे सिखाना पड़ेगा, राइट। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, वी एक्वायर लैंग्वेज ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड लैंग्वेज दैट कंटेंट स्ट्रक्चर दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड वेयर वी आर नाउ। मतलब ये इनपुट हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि आप लैंग्वेज को एक्वायर करिए, और कोई भी लैंग्वेज कब आप एक्वायर करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज को कब एक्वायर करेंगे, जब आप उसे समझ पाएंगे। एक्वायर करना मतलब कि अपने नेचुरली, मतलब आई थिंक अब हम लोग समझ चुके एक्वायर का मतलब या एक्विजिशन का मतलब होता है बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में। ऐसा नहीं कि आपको सीखना पड़ रहा है, राम घर जाता है तो उसका फिर इंग्लिश करो, सीता गाना गाती है उसको ट्रांसलेट करो, जैसे ये सेंटेंस आते हैं डायरेक्टली आप उसे इंग्लिश में ही फॉर्म करें, राइट। तो जब आप उस भाषा को अच्छे से समझ पाते तो आप उसका अच्छे से नेचुरली प्रयोग कर पाते। तो इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर हमें क्या करना होता है, इनपुट का मतलब आप कुछ नई चीज़ दीजिए। अब बच्चों ने बेसिक चीज़ें सीख ली है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्षमता इंग्लिश को लेकर या फिर सेकेंड लैंग्वेज को इतनी बन चुकी है कि वो सेंटेंस को अच्छे से फॉर्म कर पा रहे, नेचुरली बोल पा रहे। ऐसा नहीं कि उनको कुछ भी चीज़ इंग्लिश में बात करनी है तो पहले वो उसका हिंदी सोच रहे हैं, फिर हिंदी से ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि कौन सा टेंस लगाऊं, कौन सी प्रिपोजिशन यहाँ पर लगाऊं। नहीं, नेचुरली यदि वो उस चीज़ को बोल सकता है, एक्वायर कर पा रहे हैं, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उस लैंग्वेज को लेकर बन चुकी है। अब आप क्या करें, थोड़ी सी नई चीज़ें इंक्लूड करें, मतलब जहाँ पर वो अभी स्टैंड कर रहे हैं उससे थोड़ा सा नया ज्ञान उनको दीजिए। मतलब अगर उन्होंने यदि कुछ बेसिक सी चीज़ें सीख ली तो उनको आप एडवांस वोकेबलरी सिखाइए, क्योंकि कुछ नया तो सीखना पड़ेगा ना, सेकेंड लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक बार यदि उनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नए इनपुट यहाँ पर डालने पड़ेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इनपुट हाइपोथेसिस रखा गया है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी यूज मोर देन आवर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। मतलब एक बार बच्चा सीख चुका है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा नया नया इनपुट डालेंगे तो वो चीज़ें भी वो नेचुरली यहाँ पर एक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बात करें तो द इनपुट हाइपोथेसिस सेज दैट वी एक्वायर बाय गोइंग फॉर अ मीनिंग फर्स्ट एंड एज अ रिजल्ट वी एक्वायर स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले हम लोग मीनिंग की तरफ जाएंगे कि अच्छा जो आपने नई चीज़ या नई वोकेबलरी सिखाई है तो उसका सेंस क्या बनता है, आप इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, राइट। तो धीरे धीरे आप उसका स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे। तो एक इनपुट हाइपोथेसिस होता है, मतलब बेसिक पर्पस इनपुट हाइपोथेसिस का क्या है, आप नई चीज़ों को समझाइए। It also state that speaking fluency can't be taught directly, it emerge over time and it's on। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि स्पीकिंग लाइक हमारे बोलने का जो कम्युनिकेशन पावर है, लाइक इंग्लिश में हम लोग सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप सब कुछ सीख जाओगे, इसमें टाइम लगता है, समय देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि स्पीकिंग जो फ्लुएंसी होती है ज़रूरी नहीं कि आप उसको डायरेक्टली सीख जाएंगे, डायरेक्टली आप बच्चों को पढ़ा दें, इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट वाला फिल्टर होता है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, जो लास्ट वाला हाइपोथेसिस है 5th नंबर का, वो कौन सा है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस फिल्टर के अंदर क्या होता है। अफेक्टिव डोमेन का नाम आपने सुना है, अफेक्टिव डोमेन कहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हमारी संवेदनाओं से संबंधित होता है, लाइक हमारे इमोशन से जो संबंधित होता है, राइट, उसी की चीज़ों की बात यहाँ पर होगी। Learner's feeling or attitude as an adjustable filter that freely pass impedes or block input necessary to acquisition। इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझें, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि 3 प्रकार के अफेक्टिव और एटीट्यूडल वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज जो एक्विजिशन होती है, SLA जो होता है, सेकेंड लैंग्वेज जो एक्विजिशन है, उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसको प्रभावित कर सकता है। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब कि आप किसी भी चीज़ को लेकर कितने अभिप्रेरित, मतलब सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए अब क्या आप इंटरनली मोटिवेट है, क्या आपके खुद के अंदर से अभिप्रेरणा आई थी कि नहीं आज तो इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या आप खुद से मतलब आत्मविश्वासी हैं कि नहीं आज तो मैं सीख के ही रहूँगा, ठीक है। और तीसरा होता है आपका एंजाइटी। एंजाइटी को आप हिंदी में बोलते हैं तनाव, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे। मान लो आप टेंशन में है क्योंकि आपकी एग्जाम आ रही है, इसलिए आपको इंग्लिश सीखना है, तो एंजाइटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है, मतलब आप तनाव में हैं, आप टेंशन में कि कैसे भी करके 5 दिन में मुझे इंग्लिश सीखना है क्योंकि 6th डे मेरा इंटरव्यू आने वाला है, ठीक है। तो यदि आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में सीख रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में आपका मोटिवेशन भी बहुत कम हो जाएगा। तो अफेक्टिव फिल्टर हम लोग बोल देंगे
कि यहाँ पर आपके ऊपर एक दीवार इसने बना दी है, दीवार बना दी मतलब अब आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन है ना, तो अब आप नहीं सीख सकते हो। इसका जस्ट अपोजिट, यदि आपके मन में कोई टेंशन नहीं, आप खुले मन से सीखने के लिए गए हो कि चलो कोई बात नहीं, जितना सीखेंगे उतना काफ़ी है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब एंजाइटी क्या हो गई है, लो हो गई है। ऐसी सिचुएशन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, मोटिवेशन भी हाई होगा, और बहुत जल्दी ही आप उस लैंग्वेज को क्या कर पाएंगे, एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी बेसिक सीखा, लेकिन यहाँ पर कुछ काम की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लर्नर्स विथ अ लो अफेक्टिव फिल्टर, मतलब उसका फिल्टर जो है बहुत ही ज़्यादा लो है ना, उसका फिल्टर बहुत ही ज़्यादा लो है, मतलब जो एंजाइटी है वो कम है। तो हाई मोटिवेशन यही सीखा, यदि एंजाइटी कम होगी तो मोटिवेशन हाई होगा, है ना। और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम है, आत्मविश्वास है, खुद पर अपना बिलीव है, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो फिल्टर हमेशा कैसा होना चाहिए, अफेक्टिव फिल्टर हमेशा लो होना चाहिए, है ना। अफेक्टिव फिल्टर यानी कि एंजाइटी, एंजाइटी मतलब आपकी संवेदनाएं कम होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, और कॉन्फिडेंस भी अच्छे से डेवलप हो पाएगा, एक अच्छी इमेज आपकी बनेगी। और एंजाइटी का लेवल कैसा होना चाहिए, लो हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फिल्टर लो होने का मतलब क्या होगा, मतलब कि आपका जो फिफ्थ वाला हाइपोथेसिस है कि जो आपका अफेक्टिव फिल्टर हो वो कैसा हो, लो हो, मतलब कि एंजाइटी कैसी हो, लो हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मोटिवेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दूसरा पढ़ो, आर बेटर इक्विप्ड ऑफ द सक्सेस इन SLA, मतलब यदि आप सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको ये वाला फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। लर्नर्स विथ अ हाई अफेक्टिव फिल्टर, ये कोई पूरा पॉइंट हो गया कि यदि हमारा जो अफेक्टिव फिल्टर है यदि वो लो होता है तो क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर हो सकते हैं। और यदि हमारा अफेक्टिव फिल्टर बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब एंजाइटी हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा है, तो सेल्फ एस्टीम क्या हो जाएगा, हमारा लो हो जाएगा, मतलब हमारा जो खुद पर आत्मविश्वास है वो कम हो जाएगा, हमारा मोटिवेशन कम हो जाएगा, और उसकी वजह से हम लोग नहीं सीख पाएंगे। क्या होगा, एक मेंटल ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मेंटल ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक दीवार हमारे मन में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जो हमें कुछ भी नई चीज़ों को सीखने नहीं देगी, राइट। व्हेन द फिल्टर इज हाई, शॉर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्विज में बहुत हेल्प करेगी। व्हेन द फिल्टर इज हाई, हमने देखा कि ये फिल्टर जब बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, आप ये क्या करेगा, लैंग्वेज को ब्लॉक कर देगा, लैंग्वेज एक्विजिशन को ब्लॉक कर देगा। मतलब जब ये फिल्टर आपका बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, मतलब एंजाइटी जब आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा, तो आप कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। तो हमेशा हमें चाहिए होगा लो अफेक्टिव फिल्टर, मतलब कि अफेक्टिव फिल्टर हमेशा कैसा होना चाहिए, अफेक्टिव फिल्टर हमेशा ही लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 5 हाइपोथेसिस हो गए। अब हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वीज पर मूव करेंगे, क्योंकि क्वीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस आपने देखा, किसी भी लैंग्वेज को आप कैसे एक्वायर करते हो, किसी भी लैंग्वेज को लर्न कैसे किया जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका सेकेंड जो हाइपोथेसिस है वो मैटर करता है ना। मॉनिटर हाइपोथेसिस, जो भी लैंग्वेज को आपने एक्वायर किया है, राइट, अब उसमें जो भी आपने मिस्टेक करी है या सीखने समझने में जो भी दिक्कतें समस्याएं आपको आई है, वो आपकी लर्निंग जो है, क्योंकि लर्निंग क्या होगी, प्रॉपर फॉर्मेशन में होती है, तो वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगी, वो आपको यहाँ पर मॉनिटर करेगी। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो चीज़ें आपने पहले से सीख ली है उनका प्रयोग करें और कुछ नया इनपुट डालें, कुछ नया इनपुट डालें मतलब कुछ नई और चीज़ें सीखें, है ना। वो भी आप कैसे सीखेंगे, जैसे आपने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था वैसे के वैसे आपको यहाँ पर नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, राइट। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या होता है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 3 चीज़ें होती है इसके अंदर, SLA के अंदर मोटिवेशन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और एंजाइटी होती है, किस टाइम पर क्या चीज़ों का होना आवश्यक है। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस के अंदर फिल्टर जब बहुत ही हाई होगा तो ये काम नहीं करेगा, आप SLA नहीं समझ पाओगे, और लो अफेक्टिव फिल्टर होगा तो वो चीज़ें को आपको समझने में, आपके कॉन्फिडेंस को बनाने में, आपके मोटिवेशन को बनाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। चलो अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ क्रेशन थ्योरी, इसमें से कौन सा क्रेशन थ्योरी के हाइपोथेसिस में नहीं आता है। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, बिहेवियरिस्ट हाइपोथेसिस या मॉनिटर हाइपोथेसिस, तो कौन सा इसका हिस्सा यहाँ पर नहीं होगा। तो आपने देखा है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस होता है, ये हमेशा लो होना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेचुरल ऑर्डर बिल्कुल प्राकृतिक रूप से, बिल्कुल नेचुरली आप इन चीज़ों को एक्वायर करें, ये भी इसका हिस्सा होता है। मॉनिटर हाइपोथेसिस, जब भी आप लैंग्वेज को लर्न करेंगे तो एक्विजिशन में जो आपको दिक्कतें हुई है उन दिक्कतों को करेक्ट करेगा, उनको मॉनिटर करेगा।
उनको गाइड करेगा, राइट। तो ये भी किसका हिस्सा होगा, क्रेशन थ्योरी का। तो बिहेवियरिस्ट हाइपोथेसिस जो है क्रेशन की थ्योरी का हिस्सा नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका पूछा हुआ प्रश्न है। आई थिंक अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज मॉनिटर थ्योरी। मॉनिटर थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, क्या ये प्रिडिक्टेबल होती है, नेचुरल ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर अ लैंग्वेज। ये तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस की बात हो रही है, राइट। सेकंड की बात करते हैं, हाउ वी फील अबाउट अवर सेल्फ, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये मॉनिटर थ्योरी या मॉनिटर हाइपोथेसिस हमें बताता है। तीसरा, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, हम लोगों को यहाँ पर बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देना पड़ता है, मतलब कि जहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है इंक्रीज हो, तो ये भी आपका नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का हिस्सा है। फोर्थ नंबर का देखेंगे, इनहिबिट्स स्पीच एंड एक्ट एज एन एडिटर ऑफ अ लैंग्वेज रूल। जो भी बच्चे की स्पीच है जहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा है उसको इनहिबिट किया जाए, उसको रोका जाए, है ना। और एक्ट एज एन एडिटर की तरह, मतलब आप उसमें एडिट कर पाए, आप उसमें चेंज कर पाए, आप उसमें मॉडिफाई कर पाए लैंग्वेज रूल के अंदर जो बच्चे ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, राइट। तो मॉनिटर थ्योरी यही बताती है। अगर आपको देखना है कि मॉनिटर थ्योरी जैसे ही आएगा आपको हिंट के रूप में ऑप्शन में मिलेगा एडिटर, मॉडिफायर, मॉनिटर, चेंजर, मतलब कि कहीं ना कहीं चेंज करने की बात होगी या फिर मॉडिफाई करने की बात होगी, राइट। तो मॉनिटर थ्योरी हम लोग बोल सकते हैं इनहिबिट्स स्पीच एंड एक्ट एज एन एडिटर ऑफ अ लैंग्वेज रूल। देखो, प्रिडिक्टेबल नेचुरल ऑर्डर इज एक्वायर्ड, तो ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस हो गया, है ना। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये इसमें नहीं था। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, मतलब जब भी बच्चों को आप सेकेंड लैंग्वेज सीखने को देते हैं और जब उसमें आप नया इनपुट डालते हैं, नई चीज़ों को डालते हैं, तो इनपुट भी कैसा डाला जाए, ऐसा डाला जाए जो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्षमता को बढ़ाए, जो उनकी कम्युनिकेशन पावर को इंक्रीज करे, राइट, जो उनके आगे काम में आए। तो ये भी उसी का हिस्सा हो गया। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही है या गलत है। क्रिश्चियंस बिलीव्स दैट there is a no fundamental difference between the way we acquire our first language and our subsequent language। मतलब क्रिश्चियन क्या मानते थे कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और फिर फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और उसकी सबसिक्वेंट लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि आप क्या करिए, नेचुरली सारी लैंग्वेज को सीखिए। कोई भी नई चीज़ यदि आपको सीखना है तो धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर डालना पड़ता है, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है क्या ये राइट है। यस, ये डेफिनेटली राइट है। कोई डिफरेंस नहीं होता है फर्स्ट लैंग्वेज का और उसके रिलेवेंट सेकेंड लैंग्वेज और नेक्स्ट लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं उसको एक्वायर करने में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगला प्रश्न देखना, what observable behavior doesn't correlate with क्रेशन अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। क्रेशन का जो अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है इसमें कौन सी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, डजंट कोरिलेटेड, मतलब कौन सी चीज़ें यहाँ पर कोरिलेट नहीं करती है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस से। अलाउ मोटिवेशन, फ्रिक्वेंट शेयरिंग, इजीली एम्बेरेस्ड या फिर एंजाइटी। तो कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस से मैच नहीं करेगी, किन चीज़ों से आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, वही वाला आपका फिल्टर वाला हाइपोथेसिस हो गया। फिल्टर हमेशा कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि आपका सेल्फ एस्टीम और आपका जो मोटिवेशन है वो क्या बना रहे, हाई बना रहे। मतलब मोटिवेशन की बात हमने फिल्टर हाइपोथेसिस के अंदर करी थी, है ना। इजीली एम्बेरेस्ड हो जाना, यदि आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा नहीं है ना, सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो चुका है क्योंकि एंजाइटी आपकी हाई हो चुकी है, तो आपको मतलब ऐसे बोलते हैं ना एम्बेरेस्ड हो जाना, शर्म महसूस होना कि यार मुझसे ये बात क्यों नहीं हो पा रही इंग्लिश के अंदर, तो ये भी फिल्टर का हिस्सा है। सेल्फ एस्टीम का जस्ट अपोजिट इसको बोल सकते हैं, ये भी फिल्टर का हिस्सा है और एंजाइटी फिल्टर का हिस्सा है ही सही, है ना। शेयरिंग की बात फिल्टर के अंदर नहीं करी गई थी, तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कोरिलेट नहीं करता है क्रेशन के फिल्टर हाइपोथेसिस से, तो फ्रिक्वेंट शेयरिंग यहाँ पर कोरिलेट नहीं करता है। ओके, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं। एक बार और चाहे तो आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्रेशन की थ्योरी का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आपने देखा था व्यवहारवादी जो होते हैं लाइक बिहेवियरिस्ट हाइपोथेसिस जो होता है, जो प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करता है, एरर ट्रायल मेथड के ऊपर फोकस करता है, वो इसका हिस्सा नहीं है ना। ये तो बताता है कि आप नेचुरली किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। मॉनिटर थ्योरी क्या होती है, तो आपको यहाँ पर हिंट मिलेगी एडिटर, मॉडिफायर, चेंजर,
है ना, कुछ चेंजेस कर देना, इस टाइप के सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गलत आप बोल रहे हैं उसको रोक कर उस लैंग्वेज के अंदर मॉडिफाई करने की बात, एडिट करने की बात मॉनिटर थ्योरी करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था, क्रेशन जो है वो बिलीव करते हैं कि आप जो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और उसी के साथ सब्सिक्वेंट लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, उनकी लर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, आप नेचुरली सीखते हैं सारी चीज़ों को, राइट। अगला जो प्रश्न था, कौन सी चीज़ यहाँ पर क्रेशन के अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस को मैच नहीं करती? तो फ्रिक्वेंटली शेयरिंग मैच नहीं करता है, बाकी ये सारी चीज़ें उस हाइपोथेसिस में 3 पैरामीटर से, और तीनों पैरामीटर इसी से कनेक्टेड है ना। यहाँ पर मोटिवेशन हो सकता था, डीमोटिवेशन हो सकता था, एम्बेरेस दे दिया, सेल्फ एस्टीम वो दे सकते थे, और एंजाइटी यहाँ पर दे ही रखा है, लो एंजाइटी होना या फिर हाई एंजाइटी होना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर क्रेशन की थ्योरी से कंप्लीट कर लिए। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे, और कौन से टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता दें, ताकि इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग थ्योरी एंड क्विज उसका कंप्लीट कर पाएँ। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।